जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। कॉन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल बड़ा पॉपुलर है, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर होस्ट करते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, हेलो, हाय। थैंक यू। डॉक्टर साहब, दो इम्पोर्टेंट तीन सवाल हैं। एक तो जरा मैं चाहता हूं कि जब से आपसे बात हुई है लास्ट टाइम, तो हमने डिस्कस करना था कि मोदी साहब का जो G7 का ट्रिप है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस। और बीच में एक पॉज आया और उस पॉज में ये कहा गया कि शायद उनको नहीं बुलाया जा रहा। कुछ इंडियन मीडिया ने भी कहा, कुछ वेस्टर्न मीडिया ने भी इस पर बात की, लेकिन फिर मार्क कार्ने ने फोन किया। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रम्प क्या कहेंगे? और दूसरा, और मोदी साहब से जब मुलाकात होगी, और दूसरा ये भी बात करना चाहता हूं, जो जनरल माइकल कुरेला जो है सेंटकॉम चीफ ने सेनेट, आई थिंक हाउस फॉरेन आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को जो ब्रीफिंग दी है, उसमें भारत और पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं हो सकता कि हम ताल्लुकात पाकिस्तान से रखें और भारत से न रखें और भारत से रखें, तो पाकिस्तान से हमें दोनों के साथ लेके चलना है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट एंड मोदी साहब ट्रिप टू कनाडा? तो पहले G7 की बात करते हैं। तो मेरी शुरू से कई सालों से, मैं एक 3-4 साल से कह रहा हूं कि G7 को G8 बन जाना चाहिए। इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ G8। G7 की जो स्टैचर है, G7 इज द वर्ल्ड्स टॉप 7 इकोनॉमीज विच आर आल्सो डेमोक्रेसीज। तो इसलिए चाइना इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि चाइना हालांकि द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। इनफैक्ट अगर आप अमेरिका को निकाल दें तो बाकी के जो G6 जो बच जाते हैं, वो एग्जैक्टली चाइना के साइज के हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और पॉपुलेशन में 1 बिलियन कम है चाइना से, जो G6 हैं विदाउट द यूएस। तो I think India should be part of it, because India is now the fourth biggest economy, or India is also a democracy to some extent. तो it's a हैरत की बात है कि India has not pushed for it. हालांकि 20-25 साल से इंडिया इज बीन इनवाइटेड रेगुलरली, मनमोहन सिंह भी अटेंड करते थे, और उसके बाद 2019 से लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अटेंड कर रहे हैं G7 की समिट्स वगैरह। तो इट इज, देखिए, जो होस्ट कंट्री होती है, दे गेट टू इनवाइट अदर देन द G7 मेंबर्स। तो जैसा कि पिछले साल मेलोनिया थी इटली में, तो शी इनवाइटेड नरेंद्र मोदी। पिछले साल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज द 50th समिट, ये 51st समिट है, और 7th टाइम कनाडा इज द प्रेसिडेंट ऑफ G7। तो इंडिया को तो इस ग्रुप में होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड डिफेंस। बट देखिए, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का चक्कर ऐसा होता है कि देयर इज ऑलवेज एन अनरिटन क्वालिफिकेशन। मतलब वो प्रिटेंड बहुत करते हैं कि हम सेक्युलर और यूनिवर्सल हैं, बट देयर इज ऑलवेज ए रेसिस्ट एंड ए जुडियो क्रिश्चियन अंडरपिनिंग उनके हर एजेंडा में। अगर आप पुराने यूरोपियन यूनियन के डॉक्यूमेंट्स निकाल के लगें, तो एटलीस्ट उस जमाने में खुल के कहते थे दिस इज गोइंग टू बी ए क्रिश्चियन फोर्ट्रेस, इस तरह से। तो G7 इज नॉट just a top 7 economies, it's also the West. ये है कोर ऑफ द वेस्ट है, ये नेटो है, सारे के सारे जापान के अलावा नेटो है, और जापान इज ए मिलिट्री पार्टनर ऑफ द यूएस, अलायंस है बाकायदा यूएस के साथ। सो दीज आर ऑल मिलिट्री एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये G7 इज द कोर ऑफ द वेस्ट, इसलिए इंडिया को अभी तक इन्वाइट नहीं किया टू ज्वाइन, because India is not a Western country. India doesn't want to be a Western country. और मुझे लगता है कि one precondition, अगर suggestion भी आया, तो India will have to leave places like SCO, BRICS वगैरह में वो नहीं रह सकते भाई। So India will have to pick a side, फिर वो strategic autonomy वाली बात खत्म हो जाती। कार्नी का सिचुएशन ये है कि there is a lot of opposition inside Canada to invite मोदी। तो आपने रिपोर्टर्स वगैरह के सवाल जवाब से तो देख लिए कि दे ऑलरेडी आर लेबलिंग दिस एज ए कंट्रोवर्शियल इनविटेशन। लेकिन कनाडा जो है सो फंस गया है बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस, कह सकते हैं। कनाडा का प्रॉब्लम अमेरिका है सबसे ज़्यादा। हाँ, तो अमेरिका, जब तक अमेरिका का साथ था, कनाडा सबसे लड़ने तैयार था, बिकॉज इट वॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, राइट।
अगर आप अमेरिका को निकाल दें G7 से तो कोई पलट के भी नहीं पूछेगा इनको. दे आर नथिंग विदाउट द US. तो सो कनाडा का प्रॉब्लम ये हो गया कि मतलब कनाडा का तेरे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है, बिकॉज बाय कॉलिंग 51st स्टेट वो तो एनेक्सेशन की बात कर रहे हैं, यानी एज ए कंट्री वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो आई एम क्वाइट अम्यूज. मजा आएगा अगर ट्रम्प ये चीज वहां जाकर बोले कनाडा में बोले देखो मैं ये ऑफर करता हूँ, ये ऑफर करता हूँ, आप ज्वाइन कर लें. तो जब देखेंगे कार नहीं. सो बिकॉज नाउ कनाडा कैन नॉट रिलाई ऑन द यूएस, वो बाकी के जो 3 बड़े इकोनॉमीज है उनके पीछे भाग रहा है. सो कार्नी इज ट्राइंग टू रीसेट रिलेशंस विद यूरोप, और यूरोप से इस हद तक बढ़ गई है बात कि ही आस्किंग कि मैं EU ज्वाइन कर सकता हूं या नहीं. सो कनाडा नाउ वांट्स टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन. और बाज लोग कह रहे हैं यस, बाज लोग कह रहे हैं कि भाई ये यूरोपियन यूनियन है, कनाडा कहाँ से आ गया यूरोप में. सो देयर इज गोइंग टू बी ए डिस्कशन एटलीस्ट कि विल कनाडा बी इंक्लूडेड इन EU. ये बात हो रही है. और कनाडा कह रहा है कि आई एम मोर लाइक EU देन US. तो US में मर्ज होने के बजाय वो EU में मर्ज होना चाह रहा है. दैट्स वन इशू. तो कनाडा काफी करीब आ गया है पिछले 1-2 महीने में यूरोप के साथ. और एक मुद्दा जिसपे काफी इंटरेस्टिंगली ही इज कोलैबोरेटिंग विद फ्रांस एंड ब्रिटेन, इजराइल को लेकर है. तो फॉर एग्जांपल अभी तीनों मुल्कों ने सैंक्शन कर दिए 2 मिनिस्टर्स को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस, कनाडा और बरतानिया. तो पिछले 3-4 हफ्तों से ये तीनों मुल्क कनाडा, फ्रांस एंड UK आर हैविंग वेरी इंटेंस डिस्कशंस इंक्लूडिंग अबाउट इजराइल, और उन्होंने धमकी दी है कि दे विल रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट. तो एकदम एक किस्म से जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हो रहा है बिटवीन द लीडर्स ऑफ यूरोप और द यूएस. हालांकि बरतानिया इज नॉट पार्ट ऑफ EU, लेकिन आपने सुना होगा ना, बरतानिया अब अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स पे तवज्जो दे रहा है. दे आर trying to raise the budget to 3% of the GDP वगैरह. So and I'm preparing for war कह रहा है Starmer. So UK is trying to play that it is the new leader of Europe in the absence of America. तो अमेरिका से हटने की वजह दूसरी चीज ली कियांग ने किया. जिस दिन उसने मोदी को फोन किया था इनवाइट करने के लिए G7, उससे एक दिन पहले उसने ली चियांग को फोन किया जो चाइना के नंबर 2 है, और उनके साथ रिलेशनशिप रीसेट करने की कोशिश की. और देखिए कनाडा के जो रिश्ते खराब हुए थे वो चाइना, इंडिया और सऊदी अरब के साथ हुए थे. तो अब के G7 की समिट के सऊदी अरब को भी बुलाया उन्होंने. So Saudi Arab MBS also might be coming. I'm not very sure he's going to come or not, but invite to kiya hai. So what Canada is trying to do is trying to find a way to survive in a world where America is not its ally. तो इसलिए अब वो बोल रहा कि भाई इंडिया से ठीक ठाक करें रिश्ता. जो कार्नी ने जो जवाब दिया था प्रेस में, व्हाई आर यू इनवाइटिंग, ही सेड इंडिया इज द 5th biggest कहा उसने. एक्चुअली दैट इज मोर एक्यूरेट. इंडिया 4th biggest विल बिकम एट द एंड ऑफ द ईयर. साल के अंत में दिसंबर में बनेगा. वो जो प्रेडिक्शन है 4.187 4.186 वाले, वो IMF के एंड ऑफ द ईयर प्रेडिक्शन है. तो उसने कहा कि इंडिया इज द 5th biggest इकोनॉमी, इंडिया इज सेंट्रल टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स. And therefore they want to have people to people relations भी बहुत सारे हैं. मतलब at some point Canada should have 3 official languages हो जानी चाहिए उनके पास, English, French और पंजाबी. इतने पंजाबी है वहाँ पर. So that was one reason. लेकिन उस डिस्कशंस में उन्होंने एक बात की जो इंडियन मीडिया उतना अटेंशन पे नहीं कर रहा, वो ये है कि उन्होंने कहा कि we have a bilateral agreement now to respect the रूल ऑफ लॉ. वो बात उसने साफ कह दी. हालांकि अगर आप टोटल स्टेटमेंट्स लें कार्नी के जो मोदी के इनविटेशन पे आए हैं, वो लेस देन 1 मिनट के हैं. मैंने एक शो में इंक्लूड किया तो मैंने वो दोनों क्लिप्स लगाए हैं, तो दे आर लेस देन 2 मिनट्स द टोटल कमेंट्स. और उसमें उसने साफ कह दिया कि हमारी बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है कि रूल ऑफ लॉ, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई हैव इनवाइटेड हिम. यानी उनसे पहले बात हो गई कि आप हमारा रूल ऑफ लॉ जो हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं इस. तो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा, वो आप शेयर करें. वो कनाडा का G7 का एजेंडा है,
और अगर आप इस एजेंडा का जो पहला पॉइंट है अगर आप वो देखें, दैट इटसेल्फ इज प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिया। वो फॉरेन इंटरफियरेंस को नंबर 1 एजेंडा पे डाला हुआ है। और फॉरेन इंटरफियरेंस की जो रिपोर्ट आई है उसमें कनाडा कहता है कि देयर आर एटलीस्ट 4 कंट्रीज विच आर इंटरफियरिंग इन कैनेडियन पॉलिटिक्स। वो रशिया, चाइना, ईरान और इंडिया है। तो कनाडा के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि चाइना और इंडिया और ईरान और रशिया उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में इन्फ्यूज। इंडिया के ऊपर बाकायदा काफ़ी एक हियरिंग भी हुई। तो कनाडा की जो इंटरनल रिव्यू कमेटी थी उनकी रिपोर्ट आई जिसपे इंडिया पे काफ़ी तफसीलन था कि इंडिया पैसे कैसा खर्च करता है, इंडिया अपने डायस्पोरा को लेकर इज ट्राइंग टू गेट पीपल इलेक्टेड जो प्रो इंडिया है, इस तरह की। So they have categorized India as one of the 4 countries जो foreign interference करते हैं। हाँ, ये देखिए, उसको मैंने हाईलाइट भी किया, प्रोटेक्टिंग आवर कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड, स्ट्रेंथनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, काउंटरिंग फॉरेन इंटरफियरेंस। ये नंबर 1 एजेंडा है। तो यानी इस पे बातचीत होगी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विल आल्सो हैव टू टॉक अबाउट इट। सो लेट अस सी हाउ इट गोज। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होगी वहां पर, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो कैनेडियन रिपोर्टर्स तो ज़रूर पूछेंगे निज्जर के ताल्लुक से नरेंद्र मोदी से। और दूसरा, अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर बायलैटरल होता है मोदी का, अभी तक तो मुझे खबर नहीं मिली कि देयर इज ए कन्फर्मेशन के बायलैटरल होगा। इफ दे हैव अ बायलैटरल एंड इफ देयर इज रिपोर्टर्स देयर, आई गारंटी यू ट्रंप फिर कह देगा कि माय फ्रेंड हियर मोदी इज सो ग्रेटफुल टू मी फॉर ब्रिंगिंग सीज फायर। उसके बाद अब मोदी क्या करते हैं वो देखे। So I think Modi is going to avoid being with Trump and reporters at the same time because कोई predict नहीं कर सकते, unpredictable है वो। इतना unpredictable हो गया कि शी जिनपिंग ट्रम्प से मिलने के लिए ही इज पुटिंग कंडीशंस, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस, क्योंकि वो जिस तरह से जेलेंस्की के साथ सलूक किया गया और जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ सलूक किया गया, प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो झूठे मूठे बातें करके उसको इंसल्ट करने की कोशिश की ट्रम्प ने। जो वीडियोस जो ट्रम्प ने बताए वो सारे फेक वीडियोस है। सो आई थिंक देयर मस्ट बी सम कंसर्न कि आदमी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कह सकता है एंड यू कांट बिकॉज ऑफ द एनॉर्मस पावर आप वापस में कुछ भी नहीं कर सकते, समझे। अगर ये ट्रूडो होता और वो टेढ़े मेढ़े बातें करते वहीं मुंह पर, आई एम श्योर मोदी टेढ़े मेढ़े बातें उनके साथ भी कर लेते, लेकिन ट्रंप के साथ यू कांट डू दैट। देखिए अब इलॉन मस्क ने माफी मांग ली, अपने सारे डिलीट करके ना, कहते हैं ना अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। $152 बिलियन का नुकसान हुआ है टेस्ला को जब से झगड़ा शुरू हुआ है ट्रंप के साथ। तो ट्रंप तो उसको बर्बाद कर दे सकता है। इनफैक्ट मुझे तो शक है कि इलॉन मस्क ने अपनी F1 से जब वो H1B को ट्रांसफर किया उसने फ्रॉम स्टूडेंट टू वर्क वीजा, उसने कुछ लफड़ा किया है 1 साल का। दे कैन गो बैक एंड टेक अवे हिज सिटीजनशिप। और मुझे लगता है काश पटेल इज प्रॉब्ली ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग टू चेक कि इसने कुछ इलीगली काम किया है या नहीं अमेरिका में। अगर उसने इलीगली काम किया है तो दे कैन रिवोक हिज सिटीजनशिप ऑल्सो। तो देन तो गया ना वो। सो देयर आर, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस। G7 का जो एजेंडा है 3 चीजें वो हाईलाइट कर रहे हैं, एनर्जी और सिक्योरिटी। यूक्रेन का जिक्र बहुत ज़्यादा होगा डेफिनेटली। और जो तीसरी चीज़ है वो डिजिटल अडेप्टेशन वगैरह है, तो उसमें मेरे ख्याल से मोदी विल पार्टिसिपेट मोर, securing partnerships for the future, building strong infrastructure वगैरह। तो आई थिंक वहाँ पे उनकी ज़्यादा डिस्कशन होगी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जो सिक्योरिटी का है, प्रोटेक्टिंग आवर कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड, वहाँ पे देखना है कि क्या मोदी पुशेस के ये एंटी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इंडिया के कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले लोग सुन रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि मोदी को कि वो मुद्दा ना छेड़े। अगर मोदी मुद्दा ना छेड़े तो पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं होगा G7 समिट में। इट इज एज इफ पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। पाकिस्तान की याद सिर्फ मोदी दिला सकते हैं इस समिट में बाय ब्रिंगिंग इट अप।
and it is up to him to be smart about it. So we'll see what it does. These are the big boys. Big boys. It's like saying कि भाई विराट कोहली की मुलाकात हो रही है इमरान खान के साथ, विवियन रिचर्ड्स के साथ और बड़े बड़े क्रिकेटर्स, तो गली के क्रिकेटर प्लेयर का नाम लेने की क्या जरूरत है आपको? दैट इज हाउ इट इज. सो मोदी हैज टू रियलाइज कि अगर पाकिस्तान का वो जिक्र छेड़ेंगे तो इट विल देन पाकिस्तान विल बी ऑन द एजेंडा ऑफ G7. और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर सारी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स आजकल इनायतें फरमा रही हैं, IMF के देखिए मई 9 तारीख को एक नहीं 2 लोन्स पास हुए हैं. आई डोंट नो. हेलो दोस्तों, नमस्कार. सॉरी मुँह हाथ नहीं धोया, मगर ठीक है. ये मेरी पहली वीडियो है आज की. तो ये मेरी पहली वीडियो है डॉक्टर कमर चीमा के साथ जो ऑप्शन आए हुए हैं. है तो इंडियन, मगर बात वो इंडिया की कभी करती नहीं है. वो लगता है वो दिल से मुसलमान है तो मुसलमान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं. वो इंडिया के कभी वैसे फेवर में नहीं बोलते, कभी थोड़ा सा पक्ष लेके बोलते ना. वो इंडिया पाकिस्तान का पक्ष लेके बोलते हैं, फ्लैग लगाते हैं इंडिया का, दिल है पाकिस्तानी. ये हाल है उनका. ये जब भी डिबेट देखता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये पाकिस्तान की पक्ष लेने के लिए बैठा है. ये इंडिया को नीचे दिखाने के लिए कोशिश करता है. और इनकी वीडियो बनती है खुद की. इनके वीडियो के आप कैप्शंस देखोगे तो समझ में आएगा कि वीडियो भी ऐसे डालते हैं ये, जिसके अंदर ये मोदी को नीचा या इंडिया को नीचे दिखाना या इसकी विदेश नीति को नीचे दिखाना. पाकिस्तान पे ऐसी वीडियो कोई नहीं बनेगी, इंडिया पे ही बनेगी. पता नहीं इंडिया में ही बच्चों क्या हो रखा है. अरे ऐसा वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्या हो गया इंडिया में पैदा हुए भाई, इंडिया में खाया, इंडिया में पढ़ा है. आज अमेरिका में बैठे हो तुम, इंडिया की वजह से बैठे हो. कुछ इंडिया के लिए अच्छा बोल दिया करो, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा. तो डॉक्टर कमर चीमा तो पाकिस्तानी है. वो तो ऐसे चाहती है ऐसे गेस्ट को अपने पास बुलाएं जो कि इंडिया की भरपूर भर के फ्राई करे और खुश हो. हमें थोड़ा सा मज़ा आता है देखने के अंदर कि वैसे इंडिया का बंदा ही इंडिया की बेइज्जती कर रहा है. ऐसे पाकिस्तान को मज़ा आता होगा. मज़ा तो नहीं आता हमें, मगर पता चलता है कि लोग कितने दोगले हैं, कितने वैसे देशभक्त ना होके देशद्रोही हैं जो दूसरे देश के साथ खड़े जाते हैं अपनी कौम देख कर. केवल हम के मुसलमान हैं तो मुसलमान के साथ खड़े होंगे. अरे भाई, मुसलमान इंडिया में भी 25 करोड़ हैं. अगर वो भी जैसे सोचने लग गए तो क्या होगा इंडिया का. चलो, मेरी वीडियो को ऐसी देखिए, पसंद कीजिए. थैंक यू सो मच. Why people keep saying $1 billion? 2 लोन पास हुए, एक 1 बिलियन का और एक 1.4 बिलियन का. 2 लोन अप्रूव किया IMF ने मई 9 को, while ऑपरेशन सिंदूर वाज ऑनगोइंग, और सिवाय इंडिया के किसी ने एब्सटेन नहीं किया. IMF जस्ट टू टेल द व्यूअर्स के जिस सुबह शाम को अगर इस वक्त लोन अप्रूव हुआ है तो कुछ घंटे बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया था. जी हाँ. और फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है पाकिस्तान में, विच वाज 2-3 वीक्स अगो. फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक $800 मिलियन दे रही है पाकिस्तान को. और ये सारी चीजें विदाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक को छोड़ दे, वर्ल्ड बैंक और IMF का अप्रूवल, विदाउट US अप्रूवल नहीं हो सकता, बोथ ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स. और अगर 3-4 यूरोपियन कंट्रीज स्ट्रांगली अगर अपोज करते हैं तो और याद रखें वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन अमेरिकन है. हाँ. सो उसके बावजूद वर्ल्ड बैंक इज टॉकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग $40 बिलियन, विच मीन्स जो इंडिया ने इतनी जो वो की है डिप्लोमेसी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, दैट हैज फेल्ड. एंड अगर मोदी फिर वहां पे जिक्र उठाते हैं, देन आई गारंटी यू ट्रम्प कुछ ना कुछ कह देंगे. अभी उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान हैज ए वेरी स्ट्रांग लीडरशिप. आई नो सम पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, बट आई एम गोइंग टू से इट, कह दिया उन्होंने. फिर वहां पे फिर G7 में वो कह देंगे कि पाकिस्तान इज ए ग्रेट पार्टनर, और इस तरह की कुछ ना कुछ बात ट्रम्प कह देंगे. तो माय एडवाइस टू नरेंद्र मोदी इज के बड़े बड़े बातें करो,
छोटे छोटे मुल्कों की बातें क्यों करते हो? लेकिन मसला ये है कि नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान है। मोदी साहब ने इलेक्शन भी तो डॉक्टर साहब जीतने होते हैं ना। मसला प्रॉब्लम वो आपकी बात ठीक है, दुनिया के लिए बड़े मसले और होंगे, मोदी के लिए मसला इलेक्शन है। इलेक्शन लड़ेंगे तो पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? तो जारी बात है ये कल रात को मैं पाकिस्तान के बजट के ऊपर एक शो कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे ग्राफ्स का इस्तेमाल किया। तो उस ग्राफ में मैंने क्या किया, अमेरिका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को के बार ग्राफ बनाए, तो वो नजर ही नहीं आ रहा पाकिस्तान उसमें इतना हर चीज छोटा है। लाइक फॉर एग्जांपल डिफेंस बजट ले ले, यूएस का $980 बिलियन है, पाकिस्तान का $9 बिलियन है, तो वो ग्राफ में दिख ही नहीं रहा है, राइट। तो फिर मुझे अमेरिका को निकालना पड़ा, फिर उसमें भी चाइना की मौजूदगी की वजह से फिर भी नजर नहीं आ रहा था पाकिस्तान, फिर चाइना को भी निकाल दिया मैंने ग्राफ से। डॉक्टर साहब आपको एक चीज को अप्रिशिएट करनी चाहिए, विद $9 बिलियन पाकिस्तान रिस्टोर्ड डिटरेंस इन साउथ एशिया एंड पाकिस्तान मेंटेन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। ये तो आप कहेंगे ना? तो मैं मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया इज, देखिए इंडिया का जो डिफेंस बजट है इस साल का वो $75 बिलियन है, हमारा 9 है, आपका 62 है, आपका टोटल बजट, आपका टोटल बजट 62 बिलियन का है। तो फॉर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया हैज अदर प्रॉब्लम्स ना, चाइना बहुत बड़ा बॉर्डर है, सो दे कैन नॉट ऑलवेज ऑपरेट एट फुल फोर्स। बट आई थिंक ये जो जैसा कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर के अब एक स्टेटमेंट 2 दिन से काफी वायरल हो रखा है कि वेर एवर द टेररिस्ट आर वी विल गो एंड फाइंड देम इन पाकिस्तान, ये वो। तो आई डोंट नो व्हाई इंडिया इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सो मच। इन्होंने जो है सो 7 दुनिया के 7 रीजन्स में डिप्लोमेट्स को भेजे। शशि थरूर को ले लें, तकरीबन 10 दिन का उनका टूर था, वो दिन रात क्या कर रहे थे, पाकिस्तान का बात कर रहे थे बस। ऐसी ऐसी जगहों पे जाके पाकिस्तान की बात की जहां उनको पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान है कहाँ फिर आप सीरिया लियोन जा रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान की शायद एम्बेसी भी नहीं होगी, वहां पे जाके ये पाकिस्तान। सो आई थिंक इंडिया हैज रीहाइफनेटेड विद पाकिस्तान and India has put Pakistan on the global agenda. तो I hope कि G7 में they focus on the G7 का, because Modi is going to get irritated क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन बहुत ज़्यादा हो गया। फिर जो डोमेस्टिक फॉरेन इंटरफेरेंस पे जो बातचीत होगी वो दोनों चीज़ें मोदी को तो इरिटेट करेंगे। आई होप कि he stays focused and he stays focused on, मोदी should just forget about the rest, focus on Trump, और वो जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में बात कर लें और हो सका तो फाइनलाइज कर लें, बिकॉज ऑलरेडी चाइना के साथ डील बहुत तेजी से बढ़ रही है। सो फर्स्ट एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है यूके के साथ, सेकंड चाइना के साथ, इंडिया शुड एटलीस्ट बी द थर्ड टू हैव एन एग्रीमेंट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखते हैं कि इंडिया क्या करता है, क्योंकि इंडिया को जारी बात है अगर पाकिस्तान का जिक्र नहीं करता और वो सारी सिचुएशन वो नहीं बनाते तो ऑपोजिशन भी इंडिया में पूछ सकती है, मीडिया भी पूछ सकता है कि आपने इतने बड़े फोरम में पाकिस्तान को क्यों आइसोलेट नहीं किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया की मीडिया कुछ नहीं पूछती। ये जनाब पहलगाम नहीं गए, ये जनाब पूंछ नहीं गए, ये जनाब मणिपुर नहीं गए, ये बिहार चले गए इलेक्शन लड़ने पहलगाम के वक्त, राइट। मीडिया कुछ नहीं पूछती है, मीडिया बस ये पूछती है आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, इस तरह की बातें करती है। You can't take the media seriously. जनरल कुरेला की स्टेटमेंट भी आज बड़ी पॉपुलर हुई है कल से, कि वो तो बड़े हाई चल रही है इस वक्त। जयशंकर कह रहा है पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, कुरेला कहता है कि भाई पाकिस्तान तो हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, उधर तो 1000 हमला हुआ है, 700 बंदे उनके पिछले साल मारे गए हैं, वो कह रहे हैं ये फिनोमिनल पार्टनर है, वो कह रहे हैं कि ये टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है, वेस्ट को समझ जाना चाहिए। व्हाट जयशंकर और इंडिया को क्या चीज समझनी चाहिए कि वेस्ट को दे आर नॉट रीडिंग इट और दे वांट टू पुश इट सो मच, क्या कहेंगे इस पे? देखिए इंडिया अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम वेरी डोमेस्टिक फोकस्ड। अगर आप मेरे पुराने शोज देखें तो मैंने जयशंकर की दोनों किताबें रिव्यू करी हैं। आई वाज अ बिग फैन ऑफ जयशंकर, मैंने बहुत तारीफें की उनकी व्हेन ही वाज डूइंग फॉरेन पॉलिसी। अब वो बन गए हिंदुत्व के पॉलिटिशियन,
अब उनका फोकस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे है, बस मोदी के शान बढ़ाओ, ये वो, ये जो बातें ये कर रहे हैं इस टू से, मतलब ये फंस गए ना कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर किसी मुल्क ने उनके साथ साथ नहीं दिया, किसी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम लेके कंडेम नहीं किया। इट इज ए फेलियर ऑफ 10 years ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन इंडियन डिप्लोमेसी कि किसी ने नहीं किया ये बात। आपके पास एटलीस्ट 3 दोस्त थे जो आपकी मदद के लिए फौरन आ गए, टर्की, चाइना और अजरबैजान। इंडिया के लिए कोई नहीं आया। जिस तरह से ये 3 मुल्क ने पाकिस्तान को बैकअप किया, देयर इज नोबडी बैकिंग इंडिया अप। इतना इन्होंने डिप्लोमेसी पे, G20 पे करोड़ों खर्च कर दिए, SCO पे खर्च कर दिए, ये बहुत ज्यादा खर्च किए इन्होंने एफर्ट्स ऑन डिप्लोमेसी। और इंडिया की मीडिया इतना बेकार होते हुए भी देयर इज दिस रियलाइजेशन ना कि हैज दिस डिप्लोमेसी बीन सक्सेसफुल। और जो इन्होंने जो डेलीगेशंस भेजे हैं मोदी ने, ऑल पार्टी डेलीगेशंस, उसका भेजने का मकसद ही ये था कि हमारी डिप्लोमेसी को जरूरत है, इट नीड्स अ बूस्ट बिकॉज इट वाज नॉट डूइंग वेल। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है, मुझे आप ये बताएं कि कितने बार आपने मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन देखा है, जिस तरह से पाकिस्तान और यूएस मिलिट्री के बीच में जो ताल्लुकात हैं, दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन यूएस इंडिया मिलिट्री कोलैबोरेशन। इंडिया यूएस की जो बातें होती हैं वो बड़े बड़े बातें होती हैं, हम AI पे कोलैबोरेट करेंगे, हम ये करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह की बातें ज्यादा होती हैं। दे आर डन बाय या तो अजीत डोवल या जयशंकर। मतलब अनिल चौहान कभी आए अमेरिका? CDS कोई अमेरिका इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं? So what I think is that on a daily basis there is some kind of military cooperation going on between Pakistan and in USA. तो जनरल कुरिला का जो टेस्टिमोनी थी टू द सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी, बाय द वे मैंने भी उस कमेटी को टेस्टिफाई किया है एक बार, इट्स वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ माय करियर टू सेनेट आर्म फोर्सेस कमेटी के लिए। तो उसमें उन्होंने 2-3 चीजें कही। वन, ही सेड कि उनको स्टैटिस्टिक्स पता था कि पाकिस्तान ने के ऊपर इस साल 1000 अटैक्स हुए। तो पाकिस्तान, अब तो सोचिए अगर आप के पास वो डेटा है तो वो कहेंगे अरे इंडिया को एक अटैक हुआ तो ये जंग कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर तो 1000 अटैक हो चुके हैं ना। लिटरली ही सेइंग 1000 अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स ऑन पाकिस्तान इन द पास्ट 1 year। वो अभी साल खत्म भी नहीं हुआ इस साल। दूसरी चीज ये है कि मतलब बहुत स्पेसिफिक तारीफें की उन्होंने। ही टॉक्ड अबाउट हाउ 5 आईसिस खुरासान के जो एजेंट्स को हमने, उसने भी कहा कि वी गेव हिम वेग इंटेलिजेंस दिए, मतलब नॉट वेरी स्पेसिफिक। तो जो इंटेलिजेंस गैप था उसको पाकिस्तान ने भरकर फिर उनको मारा भी। और फिर जो ट्रंप ने एक्नॉलेज भी किया है पाकिस्तान को अपने जॉइंट सेशन में, जो उन्होंने सेनेट, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान को थैंक किया फॉर वो जो बंदा जो जब अगस्त में जब यूएस विड्रॉ कर रहा था, जो सुइसाइड बॉम्बिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें 13 मरीन्स मारे गए थे, तो उसके बारे में एक्नॉलेज किया। तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने से जब वो पाकिस्तान ने जो एक्स्ट्राडाइट किया ना उस बंदे को, आसिम मुनीर ने फोन करके कहा कुरिल्ला को कि जाके प्रेसिडेंट से कह दो कि मैंने इस बंदे को पकड़ लिया है और मैं देने के लिए तैयार हूं। तो आई थिंक वहां पे ब्रीफिंग हुई होंगी पाकिस्तान की कोऑपरेशन विद द यूएस इन काउंटर टेररिज्म टू ट्रंप, और वो उसके दिमाग में बैठ गई कि ये तो हमारा साथ देता है काउंटर टेररिज्म में। So it has become very difficult for India to say Pakistan is a sponsor of terror when Pakistan is fighting terrorism with the US. और असर भी हो रहा है, बंदे भी मारे जा रहे हैं। हाँ, बंदे भी मारे जा रहे हैं और विक्टिम्स भी हैं। और so I think India will have to stop talking about Pakistan. ये जो समझ रहे हैं कि we are going to win diplomatically, ये तो पिछले 5 साल से यही कर रहे हैं और दे लॉस्ट इट। उल्टा पाकिस्तान यूएन की किसी काउंटर टेररिज्म की कमेटी पे भी इलेक्ट हो चुका है, which was like very funny. I found that so funny. तो I think that India needs to rethink its diplomacy। और ये जो
एक तो एक आप भाग रहे हैं वेस्ट के पीछे, फॉरेन ट्रेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहिए, यू वांट देम टू हायर इंडियंस, वीजास चाहिए वगैरह वगैरह। फिर दूसरा, फिर आप अकड़ के भी बहुत बात करते हैं। वो सारा अकड़ के जो बात कर रहे हैं दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। आपको ऐसा लगता नहीं कि जर्मन वाले अकड़ के नहीं बात कर सकते? अभी भी जर्मन फॉरेन एड देता है इंडिया को, जर्मनी स्टिल गिव्स फॉरेन, आपको पता है। हाँ, और पूरी इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री ले लें, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 रेसिपिएंट्स ऑफ यूएस एड। अच्छा, हाँ, तो आपका हाथ अभी भी नीचे है, बातें तो आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जाके देख लें आप, अभी भी एड मिलती है इंडिया को। हाँ, ये और बात है कि दे आर वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन वेरी स्पेसिफिक कैटेगरीज में एड मिलती है। अमेरिका के डिफेंस बजट में इंडिया के लिए पैसे हैं, इंडिया के मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। इंडियंस आके यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं अमेरिका की मिलिट्री को, बट इंडिया की मिलिट्री ऑफिसर्स को, मिड लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको अमेरिका ट्रेनिंग कर रहा है, बजट पे है बाकायदा। यूएस के 2000 इस साल वाले नहीं, पिछले साल वाले में जाके देखे। एक्चुअली मैंने एक शो पे वो स्क्रीनशॉट भी बताया बजट का कि इंडिया के लिए, मैंने कहा लोगों को भाई इंडिया में कि भाई इस ग्रांट्स के लिए अप्लाई करें, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप कह दो कि मैं 10 कर्नल्स को लेके आ रहा हूँ मेरे थिंक टैंक में, 2 दिन का सेमिनार है ऑन द रोल ऑफ एआई इन वॉरफेयर, फ्यूचर वॉरफेयर, मिल जाएंगे पैसे आपको, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। सो आई थिंक कि ये जो जयशंकर जाके वो जो बड़े बड़े बातें करते हैं ना, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, ताकि स्मिता प्रकाश वगैरह उसका वायरल कर दें और फिर बिहार में वोट मिले। सो आई थिंक दिस, मतलब मैंने एक आर्टिकल लिखा है द डिप्लोमेट में, जिसमें मैंने साफ लिख दिया कि जो नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है, इट इज ए थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज द मकसद इनका मोदी को चढ़ाना है, इंडिया की इंटरेस्ट के नहीं है। देखिए आप स्मिता प्रकाश को जानते हैं आप, एएनआई के? यस यस, वो जर्नलिस्ट जो उसने 5 मिनट का वीडियो बनाया जो एकदम वायरल गया इंडिया में, जिसने उन्हें कह दिया G7 इज इररेलेवेंट, और अगर मोदी को दावत भी आई तो ही इज नॉट गोइंग टू अटेंड। क्यों, क्या जरूरत थी? हाउ कैन G7 बी इररेलेवेंट? आप मुझे बताएं, हाउ कैन G7 बी इररेलेवेंट? आप मर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने के लिए, आप मर रहे हैं अमेरिका से फ्री ट्रेड कराने के लिए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। आपके लाखों लोग पैदल निकल जा रहे हैं अपनी जायदाद वायदाद बेचकर अमेरिका और इंग्लैंड के लिए, आप उसको कह रहे हैं कि इट्स इररेलेवेंट। सो इस तरह का जो एटीट्यूड है इंडिया में, इट इज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। दे आर होपिंग कि बाहर वाले ना देखें, सिर्फ एट होम लोग देखें और फिर बीजेपी को वोट डालते रहें। So this is one of the problems in India. India needs to do foreign policy to protect India's interests, not BJP's, not Modi's. बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको एजेंडे में क्या है उनकी, अभी तक समझ नहीं आ रहा। कई लोग कह रहे हैं कि 250 साल परेड जो है वो उस पे जा रहे हैं, अभी तक कोई एजेंडा जारी नहीं हुआ, एटलीस्ट हमें पता नहीं है। वॉशिंगटन आ रहे हैं ना, वो वॉशिंगटन आ रहे हैं, वॉशिंगटन आ रहे हैं। तो ये तो उनके लिए दिस इज लाइक ए गिफ्ट, तोहफा है। इट इज लाइक एक वॉशिंगटन इस तरह के लाइक फोटो, आप इससे पहले भी आपने देखा वो खड़े खड़े फोटोग्राफ लिए थे ब्लिंकन ने, याद है? ब्लिंकन के साथ उस वक्त DJI थे और वो yeah. So at that time they had taken a photographs. So I think this is more like a reward, but this is also a failure of Indian diplomacy. मतलब शशि थरूर का trip has not worked out. अगर आसिम मुनीर उसके एक हफ्ते के बाद आ रहे हैं वॉशिंगटन DC, तो अगर उनका गोल था टू paint Pakistan as a terrorist state, then they have to maybe India should start calling America a terrorist state for supporting Pakistan. वो आजकल वो बहुत बुरे, हर वो कह रहे हैं IMF टेररिस्ट है, UN टेररिस्ट है, सारे टेररिस्ट हैं। फिर वो अभी ट्रम्प के पीछे पड़ गए थे, ट्रम्प वैसा है, ट्रम्प वैसा है। तो मैंने कहा वो अमेरिकन देख रहे हैं सारा कुछ, उनको पता है, वो खामोश हैं। वो वक्त आने पे वो कोई ऐसा पिटारा निकाले, पिटारे में से निकालेंगे, इनके लिए मुश्किल बन जाएगी। मुझे एक अरब फिलोसोफर ने एक बड़ी मजे की बात बोली थी, इजिप्शियन फिलोसोफर। इसे मुख्तसर अरबों का प्रॉब्लम ये है कि उनकी जबान उनकी लाठी से छोटी है। तो प्रॉब्लम ये है कि जिनकी लाठी बड़ी होती है ना,
तो उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही क्योंकि है। आपको नजर आ जाती लाठी है। सोचिए आप कि आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं और एक बंदा आ जाता है क्लाशनिकोव लेके, आप खामोश हो जाएंगे बिकॉज ही डजंट नीड टू से मच। सो True. वेस्ट में आप देखें यूरोपियंस ने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन मतलब दे डिड नॉट बैक इंडिया। और उसके बाद उसने क्या नाम है उसका, भूल जाता हूं मैं, जो इंडिया यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी है, हावर्ड लटनिक, उन्हें Yeah. उसने तो साफ कह दिया ना कि तुमने रशिया तो, क्योंकि रशिया की मदद की और अब हमसे मदद मांग रहे हो। इंडिया डिडंट नीड हेल्प, इंडिया नीडेड लेजिटिमेसी, जो इंडिया को नहीं मिली फ्रॉम इंटरनेशनल बैकअप। दैट वाज द ऐसे ही। प्रॉब्लम। और ये बात इंडिया की पब्लिक को समझ में नहीं आया, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि ये जो फैक्ट कि किसी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इज ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। Yes. उल्टा अब अमेरिका सेलिब्रेट कर रहा है पाकिस्तान को एज ए, क्या कहा उन्होंने, फेनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर जनरल कुरेला। तो दिस इज अनदर चैलेंज फॉर इंडिया एंड और इट इज अ डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। देखिए ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का इंडिया के लिए इट्स नॉट दैट बिग ए डील जो इन्होंने बना रखा है। इंडिया के लिए जो बड़े चीजें हैं, इंडिया के अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इंडिया इज मिसिंग इट। यू नो इट इज लाइक वो जो बंदा होता है 93 पे छक्का मारने जाके आउट हो जाता है, इट इज अ स्टूपिड थिंग। हाँ, आप सेंचुरी भी कर लें फिर डबल सेंचुरी के लिए जाएं। यू मिस, बहुत मिस कर दिया आपने। डबल सेंचुरी बैटिंग है, बैटिंग विकेट है, आप अच्छी फॉर्म में हैं, यू अराउंड 95 96, आप छक्का मारने जा रहे हैं, ठीक है, मार दिए तो लग गई, नहीं लगी तो आउट। आपने देखा हमारे पास ऋषभ पंत नाम के प्लेयर है, इतना बेहतरीन खेलता है, उसने 5 बार शायद 90s में ऑलरेडी आउट हो गया है, अभी उसका करियर अभी शुरू हुआ है। सी दैट इज द ग्लोरी हंटिंग। सो पाकिस्तान का के साथ जो इंडिया डिप्लोमेसी में जाके करता है, इट इज लाइक दैट। इंडिया हैज मेनी मोर थिंग्स टू डू। ट्रिपल सेंचुरी मारना है, आप 96 पे क्यों आउट हो रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू थैंक यू सर। बाय।